नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ड्यूअलिटी के बारे में, ड्यूअलिटी इन एलपीपी। ठीक है, इसमें लगभग देखो नेट और गेट में 101% क्वेश्चन बनता है, कॉलेज लेक्चरर में भी एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन सेकंड गेट फर्स्ट गेट में ड्यूअलिटी के बारे में क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। लेकिन हम पूरी डिटेल में बात करेंगे पीपी को डीपी में कैसे प्रीमल प्रॉब्लम या प्रारंभिक प्रॉब्लम को द्वित प्रॉब्लम में कैसे चेंज करें, या प्रीमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में चेंज कैसे करें, और ड्यूल को वापस प्रीमल में कैसे चेंज करें। ठीक है, ये इसकी थ्योरम्स हैं, इसकी कुछ प्रॉब्लम है। तब इनकी प्रॉब्लम दो तरीके से कर सकते हो आप, एक तो ग्राफ विधि है और एक सिंप्लेक्स मेथड है। ठीक है, आपकी बुक इसमें सिंप्लेक्स दिया हुआ है, हम ग्राफ और सिंप्लेक्स दोनों से देखेंगे। ग्राफ विधि कब यूज कर सकते हैं, जब x1 x2 दो ही हो तभी यूज कर सकते हैं, और सिंप्लेक्स मेथड फिर आगे कितने भी हो चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कम मतलब 2 पे भी कर सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो, और आगे तक n तक भी कर सकते हो। सिंप्लेक्स का तो यही है मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पीपी को डीपी में चेंज कैसे करें, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे बड़े ये चेंज ही है ना, यही है मेन, बाकी सिंप्लेक्स सबको आता है, ग्राफ से मैं बता दूंगा। ठीक है, पीपी मतलब एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, और डीपी उसी की दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही है, टाइप दूसरा है बस। ठीक है, ये समझो आप, प्रॉब्लम वही है, टाइप दूसरा है बस। इस टाइप को आपको समझना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आपको पीपी और डीपी में डिफरेंस, यदि आप पीपी को डीपी में चेंज कर रहे हो और वही वापस डीपी को वापस द्वैत लगा रहे हो तो वापस पीपी बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम पूरा देखेंगे कि भाई पीपी की द्वैती डीपी वापस पीपी होती है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यूज होता है, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। इसलिए यदि पीपी की द्वैती यदि आपको पूछे तो ये क्या होगा, वापिस पीपी होगा। तो इसकी पूरी डिटेल हम देखेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इसकी थ्योरी लूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले देखो, पहले पीपी को किस में चेंज करेंगे, डीपी में। ठीक है, फिर इसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में ग्राफ है और सिंप्लेक्स है। ग्राफ और सिंप्लेक्स मेथड से यूज करेंगे हम। ठीक है, यदि आप पीपी की द्वैती लगाएं और डीपी प्राप्त होगी, ठीक है, वापिस द्वैती लगाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापिस थ्योरम आ रही है, वापिस पीपी प्राप्त होगी। दूसरा देखो भाई, इसका ऑप्टिमम हल के बारे में हम बात करेंगे तो ये सेम आएगा। ठीक है, परिबद्ध के बारे में तो हम इसकी डिटेल में देखेंगे, इसका ऑप्टिमम हल भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ थ्योरम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन से ही इजी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, ये कोई पीपी नाम दे दिया तो आपको ये नहीं है कि कोई और बहुत बड़ी चीज है और हम कर नहीं सकते। ये एक प्रॉब्लम्स है जो जनरल हम देख चुके हैं, वही प्रॉब्लम है। इनको डीपी में चेंज करना है। डीपी में चेंज करना है तो डीपी का भाई जेड होगा। देखो, इसको मैं पीपी में है तो मैं इसको जेड पी लिखूंगा, डीपी में होगा जेड डी लिखूंगा। ठीक है, अब देखो यहां गौर से समझने की बात है, जेड डी बराबर क्या होगा, गुणांक ये यूज होंगे, ये ध्यान में रख ले। तो क्या होगा, 3x1 4x2 x3 6x4। यहां से एक चीज और समझ में आ गई, मैंने क्वेश्चन शुरुआत में क्यों लिया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पीपी है, ये प्रॉब्लम क्या है, पीपी में है भाई, प्रीमल प्रॉब्लम है। प्रीमल का मतलब आपको शुरुआत में जो प्रॉब्लम दे दी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम पीपी का मतलब कोई विशेष टाइप का इसमें प्रीमल नाम तभी जुड़ा है,
भाई शुरुआत में आपको प्रॉब्लम दे दी, वो प्रिमली तो नाम दोगे, प्रारंभिक प्रॉब्लम ही तो दोगे, दूसरी का क्या दे दोगे, द्वितीय प्रॉब्लम। ये कोई वो बड़ी चीज नहीं है, आप समझ रहे हो। ये यदि मैक्सिमम दे रहा है ना, तो यहां साइन क्या होना चाहिए, ये लेस देन का ये साइन होना चाहिए, ठीक है ना, ये साइन होना चाहिए, यहां मैक्सिमम दे, पहली समझनी जरूरी है। यहां यदि मैक्सिमम दे, ये साइन ये होना चाहिए, ये नहीं है तो हम माइनस से गुणा करके इस साइन में लेके आएंगे, ठीक है। देखो पीपी यदि मैक्सिमम है तो डीपी मिनिमम बनेगी, ये ध्यान में रख लेना, मिनिमम में बने। ये यदि पीपी मैक्सिमम में है, डीपी मिनिमम में बनेगी, ये ध्यान में रख लेना, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और चीज को समझो, यहां से ही समझो आप, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपको पता है डीपी में ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें कितने चर होंगे, देखो 1 2 3 4, कैसे पता चला, इन गुणांकों से पता चला। पहले हमने x1 लिखा, मान लो यहां ये नहीं होता तो ये 3 ही होता, 3x1 4x2 और x3, मान लो ये नहीं होता तो 3 ही होता। मतलब ये चीज प्रतिबंध है, आपको पता ही है ये चीज। मतलब पीपी में जितने प्रतिबंध होंगे उतने डीपी में वेरिएबल होंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल होंगे, उतने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल होंगे। हालांकि वेरिएबल भी उतने ही होंगे, लेकिन आपको ज्यादातर चांस यही रहता है कि डीपी में अब क्वेश्चन इसी टाइप से पूछते हैं कि डीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डीपी में प्रतिबंधों की संख्या, पीपी में प्रतिबंधों की संख्या, दोनों पर, दोनों में से भी नहीं, कौन सा करोगे, पीपी में प्रतिबंधों की संख्या, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, पीपी में प्रतिबंध। यहां एक गुण और होती इक्वेशन तो हम x5 लिखते हैं, ठीक है। ये चीज समझ लो आप, बस बहुत है इतना। अब देखो ये बनाओ आप, अब ये प्रतिबंध स्टार्ट हो चुके हैं। 5x1 ये चलेगा ऐसा, -2 x2 x3 और -3x4, ये बड़ा साइन आएगा यहां मिनिमम है तो, और ये पहला गुणांक होगा यहां, ये लो 2, ठीक है। दूसरा देखो, ये लो अब x2 वाला, 6x1 प्लस x2 प्लस 5x3 -6x4 बराबर 5। अब इसका लो गुणांक, -x1 प्लस 4x2, ठीक है, प्लस 3x3 प्लस 7x4 बड़ा होगा 6 से। हम देखो कंपटीशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए ये W1 W2 भी ले सकते हो आप, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो बुकों में दिया हुआ है, जब आपको ऑप्शन देंगे तो x1 x2 में देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ही ये है, प्रॉब्लम ये है, W और X में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखो आप, अब आपका सेम मिल जाएगा। अब यहां भी x1 x2 x3 x4 ये आ गए। देखो पहले क्या था, 5 6 -1, इस टाइप से था 5 6 -1। अब देखो 5 6 -1 ट्रांसपोज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चीज तो ट्रांसपोज की अपने आप देख सकते हो, बस ये पता चल जाना चाहिए आपको किसके गुणांक तो ये होंगे। अब ऐसा भी पूछ सकता है, ये प्रॉब्लम दे दी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, तो ये गुणांक को ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। तो
देखो 3 4 1 6 ये आ गया, मिनिमम होगा ये, यदि मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा। ये यदि मैक्सिमम है तो साइन ये होगा, और ये मिनिमम है तो साइन ये होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। अब हम शुरुआती ये चीज देखेंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म ये है, ये पीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये प्रतिबंध है इतने। ठीक है, इसको हमने चेंज किया, देखो ये b1 b2 b3 हमने यहां ले लिया, b1 b2 b3 bm तक होगा। फिर जो ये इस टाइप से था वो इस टाइप से आ जाएगा, मतलब ट्रांसपोज हो रहा है। इसका मतलब हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, cx लिख सकते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस b, जो हम नॉर्मल लिखते ही हैं। यदि निम्नतम है तो साइन ये होगा। ठीक है, अब देखो डीपी में आपने चेंज किया है, तो पहले तो देखो b1 b2 इस टाइप से था, अब b1 b2 इस टाइप से आ गया, मतलब b1 b का ट्रांसपोज हो गया, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो ये देखो b का ट्रांसपोज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब w इसके साथ में ले लिया, कई बार x भी लेते हैं, तो इसमें दोनों में कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, a का पहले इस टाइप था, आपको पता है ट्रांसपोज किया है केवल, तो a का ट्रांसपोज w, साइन चेंज हो गया। और ये जो c इस टाइप से था, अब इसका आगे प्रतिबंध में आ गया है, इसका मतलब पहले इस टाइप से था, c का भी ट्रांसपोज हो चुका है। ठीक, और ये भी, अब यहां इसको w लिखना चाहिए था, लेकिन चलो x लिख दिया, कोई बात नहीं, दोनों में ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ये dp को चेंज करना है pp में, आपको मैंने एग्जांपल से बता दिया। अब देखो ये आवश्यक नहीं है कि पीपी निम्नतम मैक्सिमम में भी हो सकती है, मिनिमम में है क्या अभी लिए हमने क्वेश्चन में, मिनिमम ये अधिकतम, हाँ मैक्सिमम में, ये मिनिमम मैक्सिमम में दोनों हो सकती है। यदि मैक्सिमम में होगी साइन ये होगा, यदि मिनिमम में होगी साइन फिर उल्टा हो जाएगा इसका, ये साइन हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोई नॉर्मल चीज है, इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, बन सकती है। दूसरा ये अब ये क्या कह रहा है, डीपी में चरों की संख्या पीपी में प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होगी, और डीपी में प्रतिबंधों की संख्या पीपी में चरों की संख्या के बराबर होगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन मैंने बता दी है। ठीक है, डीपी में प्रतिबंधों की संख्या किस पे डिपेंड होगी, पीपी की चरों की संख्या में। देखो पीपी में चर कितने हैं, 3, तो डीपी में अपने पास कितने आए हैं, 3 ही आए हैं प्रतिबंध। तो इस एग्जाम्पल से आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ड्यूल प्रॉब्लम। तो ये तो कर लिया हमने ड्यूल प्रॉब्लम का, ये सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक का या अनसिमेट्रिक का होगा। ये इक्वल का साइन है, आगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको। देखो इसको हम लिख सकते हैं ZP बराबर CX, क्यों इक्वल साइन आ गया, AX बराबर B। ठीक है, यहां पे वही सेम इस चिन्ह का ध्यान में कर लेना, ये चिन्ह में होना चाहिए। ZD बराबर B की पावर TW, एक ट्रांसपोज W साइन ये। ठीक है, CT अनसिमेट्रिक में। यदि नहीं है तो माइनस से गुणा करके हम बढ़ाएंगे। तो अब आगे क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको सारा। अब देखो प्रॉब्लम तो निम्नतम है, लेकिन साइन में देखो ये तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम है, इन दोनों में प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को -1 से गुणा कर दो। ठीक है, ZP बराबर 2x1 2x2 4x3। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि साइन यही और मिनिमम में है, साइन बड़ा होना चाहिए मिनिमम के साथ, साइन ये होना चाहिए, मैक्सिमम के साथ साइन ये होना चाहिए। इसमें आपके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगी, ये लो 2, इसको माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 3x1 प्लस, सॉरी माइनस
x2 माइनस 7x3, ये लो साइन माइनस का 3, माइनस का x1 माइनस का 4x2 और माइनस का 6x3 और ये साइन चेंज हो चुका है माइनस का 5। अब आपकी जनरल फॉर्म बन गई है किसकी, पीपी की। अब डीपी में चेंज कर लो आप। डीपी में ये 3 होंगे पहले तो मैं चेंज कर देता हूं अब डीपी में। सबसे इजी फॉर्म है ये। अब मैं डीपी लिखूंगा जेड डी बराबर, देखो पहला गुणांक 2x1 माइनस 3x2 माइनस x3, अब देखो प्रतिबंध 2x1 माइनस 3x2 माइनस x3, साइन चेंज ये हो जाएगा और ये मिनिमम हो, ये मैक्सिमम बन जाएगी। ठीक है, पहला गुणांक क्या है, 2 है तो 2 आ जाएगा यहां। दूसरा देखो ठीक है, अब दूसरा देखो 3x1 x2 4x3 और ये बन जाएगा, ये लो। और तीसरा देखो 5 7x2 6x3, या होगा 4। ये आपका पीपी में चेंज हो गया। x1 x2 x3 सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखो आप, इसमें चरों की संख्या कितनी होगी, इसमें प्रतिबंधों की संख्या के इक्वल। ठीक है, इसमें प्रतिबंधों की संख्या कितनी होगी, इनमें चरों के इक्वल। तो ये लो आप, इस टाइप से सारे क्वेश्चन करने। ठीक है, इसमें देखो बराबर आ गए। बराबर आने का मतलब 2 भागों में डिवाइड करो इसको। जेड बराबर x1 प्लस 3x2 हो गया ना। ठीक है, ये जेड पी लिख रहा हूं मैं और मैक्सिमम का है। ठीक है, मैक्सिमम में छोटा आता है तो पहला तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, इसको 2 भागों में डिवाइड करो, एक तो इस टाइप में कर दो और एक इस टाइप में। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो x1 x2 4 3x1 x2, इस टाइप से मैं लिख सकता हूं क्योंकि बराबर है तो दोनों आएंगे तो इक्वल लिख सकता हूं। अब इसका चेंज कर दो, केवल इसको चेंज कर दो यहां -3x1 -x2 -4। अब ये तो मिस हो गई, ये 3 रहेगी आपकी। अब जेड डी देखो, जेड डी देखो क्या बनेगा, 6x1 4x2 -4x3, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अब मिस हो चुका है, ये लेना और ये लेना है। 3x1 3x2 -3x3 और ये मिनिमम में आएगा और ये कहां पे जाएगा फिर, ये इस टाइप से होकर और 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो 2x1 x2 -x3 एंड ये लो 3। ठीक है, और अब ये सारे पॉजिटिव होंगे तो इस टाइप से आपको पीपी से डीपी में चेंज करना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो आगे सारे। ये तो वैसे ही
निम्नतम में दे दिया और इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो एलपीपी को हल कीजिए, डीपी को हल कीजिए और दोनों के ओएस की तुलना कीजिए, सीधी बात यही है। अब देखो आपके पास यहां से दो तरीके हैं, यहां आपके पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके इसलिए हैं कि इसमें x1 x2 दे दिया, यदि x3 दे देता और तो हमारे पास एक तरीका बचता, वो सिंप्लेक्स मेथड। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि सिंप्लेक्स मेथड यूज करो, हो सके तब तक रेल ग्राफ मेथड यूज करना, ठीक है। थोड़ी माइनर कैलकुलेशन से आपका काम हो जाएगा, उसमें टेबल 3-3 तक जाएंगी। तो इसमें हम ग्राफ विधि से यूज करेंगे, सिंप्लेक्स से बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा, उसको मैं सिंप्लेक्स से बता दूंगा। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए। देखो कंपटीशन है, कंपटीशन में ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई एक तरीका पकड़ लें, और कंपटीशन तो ऐसी चीज है कि अपने दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए जो हम डायरेक्ट ही ज्यादा से ज्यादा जल्दी आंसर प्राप्त कर सकें। तो देखो आपके पास पहले तो मैं पीपी का निकालूंगा सॉल्यूशन, ठीक है, प्रीमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा, फटाफट निकाल दूंगा आपको। ग्राफ से देखो बहुत चीजें और भी क्लियर होंगी, ठीक है। और ठीक है, तो हम थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये आपका, अब देखो ये वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया आपका, ये क्या, इसको बराबर रख लो। अब आपको पता है क्योंकि मेरा सब कुछ बताया हुआ है, तो इसको बराबर मान के एक बार इसको 0 रखोगे, 7/4 यहां मान लो 7/4 आ गया और 0, ठीक है। 7/4 और 0 हो गया ये, यहां मान लो 7/4 और 0, एक बार इसको 0 रख लो, ये 7 हो गया यहां, ठीक है। ये देखो x1 की वैल्यू 5/2 और ये 0, और यहां x1 की वैल्यू 0 कर दो, ये 5/3 आ जाएगा। अब थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपने कि 7/4 बड़ा है, 5/3 बड़ा है, तो पहले चेक कर लो आप, शायद 7/4 बड़ा होगा, तो ये मिला दो। अब कुल मिला गया, मिलाओगे तो आपके सामने ये प्राप्त होंगे। दोनों बड़े हैं तो ग्राफ इधर ही प्राप्त होगा। अब देखो ग्राफ तो अनबाउंडेड पे जा रहा है, ग्राफ किस पे जा रहा है, अनबाउंडेड पे, अनबाउंडेड पे जा रहा है। खैर अपने को ज्यादा वो देखना नहीं है, अपने को नॉर्मली आंसर लेके आना है। ये होगा आपका क्षेत्र, तो ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर का ही क्षेत्र होगा। ये पॉइंट रख लो और एक ये पॉइंट रख लो, बता दो कौन से में ज्यादा आ रहा है। मैं पहले 7/4 और 0 देखता हूं, क्या आंसर आ रहा है, 6 × 7/4, मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। एंड ये क्या हो जाएगा, 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 42/2, 21 हो रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा आपका, नहीं गड़बड़, यहाँ ये 0 7/4 आएगा, ये गड़बड़ कर दी ना, 0 7/4 आएगा। जीरो और 7/4, ठीक है। अब रखो 0 और 7/4, ZP बराबर, ये तो 0 और ये 12 × 7/4 बराबर 21 आ रहा है, तो ये तो 21 आ रहा है। इस पे और चेक कर लो, पॉइंट ले लो आप 7 और 0, ZP क्या आ रहा है, ZP आ जाएगा 742,
तो मिनिमम तो ये हो गया अपना। तो भाई देखते हैं, डीपी में चेंज करो, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। डीपी में चेंज करेंगे तो मिनिमम का क्या बन जाएगा, मैं डीपी में चेंज कर रहा हूं सारा। देखो पीपी से सॉल्यूशन निकाल लिया हमने, मिनिमम क्या आया 21 आया, मिनिमम क्या आया 21 आ गया। ठीक है, अब डीपी में चेंज करो, डीपी में चेंज करोगे तो आपके सामने आ जाएगी जेड डी बराबर 7x1 प्लस 5x2। ठीक है, मैक्सिमम इसको और इसको देखो, अब 4x1 3x2 जो हो जाएगा 12 में। ठीक है, ये चीजें हैं आपके सामने, ये डीपी में चेंज हो चुका है आपका। ठीक है, डीपी में कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब देखते हैं, ये तो अपरिबद्ध प्राप्त हुआ है ना, अनबाउंडेड। इसको देखते हैं, इतना बहुत है वैसे। अब देखो इसको 0 करो, ये 3 हो जाएगा। अब इसको 0 करो, ये 6 हो जाएगा। इसको 0 करो, ये 4 हो जाएगा। पहले तो इसको मिला देते हैं, ये लो। ठीक है, इससे किधर चाहिए, इधर वाला चाहिए। इसको 0 करो तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 0। अब इसको 0 करो, 4 0, ये आ जाएगा। ये एरिया निकालना है। अब ये पॉइंट निकालो पहले, सेम वही आपके पास कोऑर्डिनेट 0 3 3 0, एक कोऑर्डिनेट और रह गया, वो कोऑर्डिनेट निकालो। इसको ऐसे करके x1 8x2, चलो बराबर ले लेते हैं 24, 4x1 3x2 माइनस 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 कट गया, x2 बराबर 12/5। देख लेना भाई कोई मिस्टेक नहीं हो, ये 12/5 हो गया। अब ये 12/5 किस में रखो, इसमें रख दो आप। ये किस में रख दें, x2 कोई भी एक इक्वेशन इसमें रख देंगे तो x1 प्लस, मैं इसमें रख रहा हूं ना, 24/5 बराबर 6। तो ये हो जाएगा x1 बराबर 6/5। ये तो नॉर्मल ही है पहले वाला। अब इसमें रखो आप मैक्सिमम निकालो, 3 0 रखा 15, ये रखा 21, आंसर तो भाई ये होगा। ये देख लो, 7 6 42, 12 5 60, 42 और 12 42 नहीं 12 देखो ये रखोगे आप पहले पॉइंट जेड, ये रखो, ये रखोगे आपके सामने वैल्यू आएगी 15। अपने को चाहिए मैक्सिमम, फिर रखो आप 3 0, जेड डी आएगी 21। ठीक है, फिर रखो आप ये पॉइंट 6/5 और 12/5, जेड जी कितना आ जाएगा 42/5 और 60/5।
ये 102/5 और ये 100 इसको मैं क्या लिख सकता हूं 105/5। तो मैक्सिमम तो ये है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये 21, जो कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन दोनों का इक्वल है। ठीक है, आप सिंप्लेक्स मेथड से भी निकाल सकते हो, उससे भी पॉइंट यही आएगा, उससे भी पॉइंट यही आएगा, ये ध्यान रख लेना। उससे भी निकालोगे ना तो पॉइंट यही आएगा। तो ये आपका हो गया। अब देखो सिंप्लेक्स मेथड में आपको पता है, पहले इसको इसमें चेंज कर लो आप। ठीक है, डीपी में लिखो और हल कीजिए। मतलब इसमें चेंज कर लिया हमने 1 और 2, तो W1 2 W2 लिख लिया। और अब ये इक्वेशन को आपको क्या करना है, पहले स्लैक वेरिएबल जोड़ो। तो जेड डी बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस 2W2। ठीक है, और यहां मैं एक बार लिख देता हूं, अब देखो W1 2W2। अब स्लैक वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा, जिसको मैं W3 कर देता हूं और बराबर 3। क्योंकि भाई किस में जाना है अपने को जाना है उसमें LPP सिंप्लेक्स में, और इसको भी माइनस में करना पड़ेगा। देखो ये मैक्सिमम में हो गया, चलो अच्छी बात है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो मैक्सिमम में हो ही गया। ठीक है, ये 3 हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, W1 3W2 W4 बराबर 1। ठीक है, इस टाइप से ये बन जाएंगे। ठीक है, यहां 0W3 0W4। अब वो सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। यहां गुणांक 1 2 0 0, ये आर्टिफिशियल नहीं था, 0 0 ही आएगा। ये W3 W4 हमने माना था बेसिक वेरिएबल, और ये उसका गुणांक हो जाएगा। आपको पता है इनिशियल BFS क्या होगा, इनको 0 कर दो, W3 बराबर 3 आ जाएगा, W4 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये 0 0 आर्टिफिशियल नहीं हो तो इसका माइनस करके लिख दो, तो डायरेक्ट ही आपका इंटरिंग पॉइंट Y2 आ जाएगा। यहां से इंटरिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, Y2। अब इसका रेशियो निकालो, इसमें डिवाइड करो आप, तो ये 3/2 और ये 1/3, तो मिनिमम ये हुआ, तो ये की पॉइंट हो गया आपका। ये की पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये डिपार्टिंग पॉइंट हो गया, और इंटरिंग पॉइंट Y2 यहां बढ़ेगा, और या W2, और W4 या α4 डिपार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका न्यू BFS क्या आ गया, यहां α2 आ जाएगा और यहां α3, तो α3 α2 न्यू BFS हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसको 1 बनाना है, ऊपर वाले को 0, इसको 1 बनाने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो, और ऊपर वाले को क्या करो, 2 - 2/3 इंटू 3, इसका मतलब R1 - 2/3 R2 कर दो सब में। तो देखो ये तो हो जाएगा 0, ये 1 - 2/3 इंटू 0, ये तो 1 ही रहेगा, और ये 0 - 2/3 इंटू 1, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो ये आगे आपको देखने में मिल जाएगा, माइनस का 2/3 और 1 और ये 0 हो गया, और ये पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वापिस यहां पे जो हुआ, गुणा करोगे, यहां 2 से ये देखो 2/3 हो गया, और ऊपर -1, तो 2/3 -1 माइनस का 1/3। ठीक है, तो अब केवल माइनस यही रहा है, तो ये हो जाएगा इंटरिंग पॉइंट जो Y1 होगा। अब मिनिमम रेशियो निकालोगे आप, मिनिमम रेशियो भी यहीं आ रहा है क्या, इसका 7 है, इसका 1 है, तो आपका वापिस डिपार्टिंग पॉइंट ये बन जाएगा Y2, और एंटरिंग पॉइंट Y1 बन जाएगा। तो अब न्यू BFS क्या आएगा, α3 और α1 आ गया। इसको 1 बनाना है, ऊपर वाले को 0, पूरी कैलकुलेशन सेम करनी है। ये सारे पॉजिटिव चाहिए थे, सारे पॉजिटिव आ गए, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, उसके बाद में हम कुछ नहीं करेंगे।
यहां देखो W1 की वैल्यू 1 है, W3 की वैल्यू 0 नहीं 2 है, W2 की वैल्यू 0 है, W4 की वैल्यू 0 है। और ये रख दो आप ZD में, जो आपका W1 प्लस 2W2 प्लस 0W3 प्लस 0W4 था, शायद यही था, देख लो एक बार। हाँ ठीक है, गुणांकों से ही पता चल गया यही था। अब देखो W1 की वैल्यू यहां 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 और ये भी 0, तो ये ZD क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ZD क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका ड्यूअलिटी थी, इतना सा था, कोई ज्यादा नहीं है मैटर, बहुत इजी है। देखो पीपी में ओएस विद्यमान हो तो डीपी में भी परिमित ओएस विद्यमान होगा, बिल्कुल हमने 21 निकाला है। पीपी यदि अपरिमित हो, अपरिबद्ध हो, तो डीपी का या तो अपरिबद्ध होगा या फिर कोई हल ही नहीं होगा, या तो फिर पैरेलल आएंगी। ठीक है, अब थोड़ी दो ये देख लेना, डीपी ZP बराबर CX है, तो ये आपको डायरेक्ट देख लेना, इसमें कोई ज्यादा तो मैक्सिमम चेंज होगा, ये मिनिमम था, तो ये क्या हो जाएगा ZD, B की ट्रांसपोज W। ठीक है, और ये बड़ा था तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये लो छोटे में चेंज होगा। वैसे ही पता है आपको, ये मिनिमम ZP CX था बराबर। ठीक है, तो इस टाइप से ये डेफिनेशन है, इसको देख लेना बाकी। ठीक है, आज बस इतना ही, आपकी ड्यूअलिटी कंप्लीट हो गई। 2 टॉपिक और हैं, इसको भी हम आगे लेंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ड्यूअलिटी में देखो इंपॉर्टेंट है, जो शुरुआती हैं वो ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। एक क्वेश्चन पूछने के चांस जरूर हैं इसमें से। पीपी को कैसे चेंज करें, या तो चेंज पूछ लेगा, या फिर डीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछ लेगा, या फिर ये कहेगा कि डीपी में चरों की संख्या क्या होगी, तो पीपी में प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होगी, और डीपी में प्रतिबंधों की संख्या क्या होगी, पीपी में चरों की संख्या के बराबर होगी। वो भी हमने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आज तक नहीं पूछा होगा, मेरे आगे तो नहीं आया, बाकी हम क्वेश्चन लेंगे उसमें पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।